सो जब पता चला कि अब तो सरेंडर हो रहा है, लड़ाई ख़त्म हो रही है, हमने कहा कि हम तो आगे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ट्रैक तो टूटा हुआ था जी। ऊपर से वैगन्स भी गिरी हुई थी। सो कोई तरीका नहीं था कि हम वहाँ से ढाका पहुँच पाएँ। रात को इरादा यही था कि जी किसी तरीके से हम यहीं पर बिताएंगे, अगले दिन वही हम अपनाएंगे कि ट्रक्स ले लें, गनों को ट्रक्स में लोड करके और ढाका पहुंच जाएं, शायद 1-2 दिन लग जाएंगे। फिर पास के गांव में से कुछ सिविलियन आए और उनको हमने जब ये बात बताई, उन्होंने कहा नहीं, हम हेल्प करेंगे आपको। तो हेल्प क्या दी उन्होंने वहीं गांव में से कुछ रेलवे गैंग्स को इकट्ठा किया। वो लोग जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर काम करने के लिए ट्रेंड थे, रिपेयर करने के लिए उनको बुलाया गया। जब तक वो लोग एकत्रित हुए, उन्होंने हमें बताया कि हम ये कर सकते हैं ट्रैक को रिपेयर। तो हमने बताया कि अच्छा, वेरी गुड जी, आप कीजिए जी। पर सवाल तो ये भी था कि अगर ट्रैक रिपेयर भी हो गया, उसके बाद ये जो वैगन्स गिरी पड़ी हैं ये क्लियर नहीं होंगी तो हम ट्रेन आगे जा ही नहीं सकती जी। उन्होंने कहा बेफिक्र रहो, हम आपका पहले ट्रैक को रिपेयर करेंगे। और हमने देखा कि लालटेन की लाइट में ले करके और वो आवाज़ें निकाल करके पुकारते हुए जोश के साथ उन्होंने कुछ ही देर में वो ट्रैक रिपेयर कर दिया जी। उसके बाद हमारे जवानों ने मोटे मोटे रस्से निकाले जो कि हमारे तोपखाने के खींचने के लिए काम में आते हैं, रोप लैशिंग जी। तो वो रस्से निकाल करके उन लोगों की मदद के साथ ये जो वैगन्स गिर गए थे, डिरेल हुई थी, उनको घसीट के ट्रैक से दूर किया गया। और अब ट्रैक रिपेयर्ड था, रास्ता आगे के लिए साफ था। हम लोगों ने खाना खाया और ये मिलिट्री स्पेशल ढाका के लिए रात को रवाना हो गई। बहुत खूब। इस मिलिट्री स्पेशल में सबसे पहली वाली जो बोगी थी जो चल रही थी, उसमें मशीन गन रखी गई, पीछे मशीन गन रखी गई और बीच में कई जवान अलर्ट थे क्योंकि हमें ये पता था कि हमें पता है कि सरेंडर हुआ है, लेकिन दुश्मन को शायद पता नहीं होगा, वो आप पर अटैक तो कर सकता है, हमला हो सकता है जी। इस मिलिट्री स्पेशल के साथ हमने एक चीज़ और खड़ी की थी कि एक जवान बिल्कुल आगे वाली बोगी में बैठता था बांग्लादेश का झंडा लेके जी। और ये पक्का किया था ड्राइवर जो ट्रेन का था उसको आगे का रास्ता नहीं दिखता था क्योंकि इंजन सबसे आगे नहीं था जी। इंजन के आगे 4 बोगीज और थी तो उसको दिखाई नहीं देता था। तो जो सबसे पहली वाली बोगी है उसमें एक जवान बैठता था बांग्लादेश का झंडा लेके, और उस झंडे को जब वो ऊपर करे तो रेलवे ट्रेन आगे बढ़ती थी, जब वो आधा किसी साइड में करे तो ट्रेन स्लो होती थी, जब वो झंडा नीचे करता था तो ट्रेन रुक जाती थी। तो इस सिस्टम के साथ हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उस दिन रात को झंडा तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन बाकी लोग अलर्ट थे और ये ट्रेन लेकर के हम पहुँचे ढाका कैंट। हम अगले दिन सुबह सुबह पहुँचे और जब हम वहाँ पे उतरे ट्रेन से तो हमने देखा आसपास ढेर सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स, सबके पास हथियार अपने अपने, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा न कुछ कर रहा था। इस दौरान हमें पता चला कि इनको अलाउ किया गया है कि आप अपने हथियार अपने पास रखिए और हमें ऑर्डर था कि आप अपना सामान ट्रेन से उतार करके आपके लिए एक जगह नियुक्त की गई है, वहाँ आपने पहुँचना है, आप पहुँचिए। हम लोग जा रहे थे। मुझे लगा कि मुझे एक जीप लेनी है
जब तक मैं ढाका में रहूं तो मेरे लिए एक जीप मोबाइल पहुंचा। रहें आप। मोबाइल रहे। अब सेकंड लेफ्टिनेंट को जीप मिल जाए, इससे और बड़ी बात क्या है। सो मैं घूमते हुए एक पाकिस्तान का एक एरिया था जिसमें चार तरफ दीवारें थी, बीच में बिल्डिंग थी। दूर से दिखाई दे रहा था कि इसके अंदर 3-4 जीपें खड़ी हैं। मैंने कहा एक जीप मैं ले लेता हूँ। मैं जैसे ही उसके गेट के अंदर गया तो वहाँ मैं देखता हूँ कि चारों तरफ पाकिस्तानी जवान विद हथियार बैठे हैं। मैं अकेला और वो सारे करीब 400-500 जवान होंगे वहाँ। मेरे तो डर पैदा हो गया कि अभी भी किसी भी टाइम ये लोग मुझे ख़त्म कर देंगे। लेकिन डर को छुपाते हुए मैं जीप तक पहुंचा और एक पाकिस्तानी जवान पास में आया। मैंने उसको बोलने नहीं दिया, पहले मैं ही बोला कि इस जीप की चाबी कहाँ है, बताओ मुझे। तो वो घबरा करके चाबी उसने निकाली, वो ड्राइवर होगा उसी जीप का, उसने चाबी दी। मैं जीप में बैठा और जीप को चला करके ले आया, अपने यूनिट में ले आया। मैंने बताया अपने सीनियर्स को कि जी जीप अवेलेबल है, अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शाम को हम लोग सारे गए ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। जी। अब हम लोग आए थे पिछले 1-1.5 महीना, ना ठीक से सोए, ना ठीक से नहा पाए, गंदे कपड़े, किसी किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई। इस हालत में हम लोग ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर गए, कॉफ़ी शॉप में बैठे और हमने ऑर्डर दिया कि जी हमें कॉफ़ी पेश की जाए। सैंडविच खिलाओ और कॉफ़ी दिलाओ। तो उसने कॉफ़ी तो दे दी, लेकिन साथ में वो चुपके से बताया कि जी हमारी सैंडविच के अंदर बीफ है। हाँ। अब उनको पता था कि हम लोग बीफ नहीं खाएंगे, तो हम आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि भाई तू खाएगा, हाँ तू खाएगा। तो लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, आज हो जाए। जी। तो हमने कहा आने दो। तो वो हमने सैंडविचेस खाई, इस तरीके से खाई गई कि आज तक याद है कि उस मौके पर, उस माहौल के अंदर ये भी होता है। फिर 18 तारीख को हमारी यूनिट ने डिसाइड किया कि सभी ऑफिसर्स हम मिल करके एक बढ़िया डिनर करेंगे, इस खुशी में कि हम सही सलामत लड़ाई में से निकल आए हैं। डिनर करने से पहले कुछ ड्रिंक्स भी होनी चाहिए, और बांग्लादेश में तो कोई ड्रिंक्स थी नहीं। फिर भी हमने कहा कि चलो हम कोशिश करते हैं। सो सभी ऑफिसर्स अलग अलग जगह पर गए ढूंढने के लिए, कहीं पर कुछ तलाश भी मिल में। जाए, तलाश में कि विस्की मिल जाए कहीं से भी। तो हम पहुँचे ढूंढते ढूंढते एक एयरफोर्स के मेस के बाहर। वहाँ हम देखते हैं कि एक लंबा चौड़ा बहुत फेयर स्किन्ड एयरफोर्स का ऑफिसर बाहर आ रहा था। तो मेरे साथ एक और ऑफिसर था, हम दोनों ने उससे हाथ मिलाया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि हम यूनिफॉर्म में थे इसलिए उसको पता था कि हम कौन हैं। और हमने उससे पूछा कि जी कुछ विस्की मिल पाएगी आपके मेस में से। तो वो स्माइल करके कहता है कि जी कुछ दिन पहले आपके बॉम्बर्स ने हमला किया और एक 500 पाउंड बॉम्ब हमारे मेस के ऊपर गिरा और सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो आपको कुछ सिवाय खड्डा के और कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ गए हम, फिर ढूंढते हुए किसी तरीके से कुछ इंतज़ाम किया, इंतज़ाम हुआ। फिर हमारी पार्टी हुई, बहुत बढ़िया लगा कि जी हम शानदार पार्टी हुई, लड़ाई में से निकल के बाहर आ गए हैं और जीवित हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत आपने बहुत ही रोचक किस्सा बताया
और कर्नल प्रदीप कपूर के साथ ये बातचीत गोइंग स्ट्रांग में जारी रहेगी। देखते रहिए।